हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर फिजिक्स में हमने पिछला वीडियो क्लिप ओम के नियम पर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित जो विभवांतर होता है वो विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ओम के नियम में हमने ये पढ़ा था कि भी अनुक्रमानुपाती आई होता है, और इसी को हमने दूसरे रूप में लिखा था कि भी बराबर आई इंटू आर, जहाँ आर को हमने कहा था चालक का प्रतिरोध, और प्रतिरोध को अंत में हमने परिभाषित किया था कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के मार्ग में जो चालक द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसी अवरोध को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इसको हम आर से लिखते हैं। तो आर क्या है? वस्तुतः चालक का प्रतिरोध होता है या चालक के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध होता है। और इस आर को हम क्या लिखते हैं? आर इजक्वल टू भी अपान आई लिखते हैं। ये अब इस प्रतिरोध को किसी भी परिपथ में दिखाने के लिए, जैसे ये हमारा चालक होता है, ये चालक तार AB है, तो AB में जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को दिखाने के लिए हम कुछ इस तरह के सिंबल का उपयोग करते हैं। ये चालक AB है और AB में जो प्रतिरोध R है उसको इस तरह से दिखाते हैं और इसको लिखते हैं R से। तो ये हमारा चालक AB का प्रतिरोध R है, जिसको सिंबल के रूप में इस तरह से दिखाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का जोड़ या प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन। तो क्या हो गया? प्रतिरोधों का संयोजन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो एक चालक था तो उसका प्रतिरोध R इजक्वल टू भी अपान आई कर लिए थे हम। यानी एक चालक के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था वो R इजक्वल टू भी अपान आई था। अब अगर परिपथ में ढेर सारे प्रतिरोध लगे हुए हों, प्रतिरोध का आशय ये है कि किसी भी परिपथ में एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। जैसे पंखा लगा हुआ है, तो पंखे में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पंखे में जितने भी चालक होते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो चालक के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो पंखे का अपना प्रतिरोध हो जाता है। बल्ब लगा हुआ है, बल्ब में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब में जो चालक होता है वो भी अवरोध उत्पन्न करता है, तो बल्ब का एक प्रतिरोध होता है। ट्यूबलाइट लगा हुआ है, या फिर कह लें कि कोई भी विद्युत उपकरण यदि प्रतिरोध में लगा हुआ है तो वो विद्युत उपकरण आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। तो उस अवरोध को हम क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का, उस उपकरण का प्रतिरोध कहते हैं। तो परिपथ में ढेर सारे उपकरण लगे होते हैं और सबका अपना अपना प्रतिरोध होता है। तो उस प्रतिरोध को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, उसी को आज देखना है। तो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध को दो तरह से जोड़ते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो क्या लिखते हैं कि परिपथ में प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, या इसी को आप कह सकते हैं कि परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। या कह लें कि परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोधकों का या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़। दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन को देखेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक में हम समांतर क्रम संयोजन को देखेंगे। लेकिन दोनों संयोजन किस प्रकार से होते हैं उसको हम देखते हैं। तो जैसे ये हमारा चालक है और इसमें विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं इस तरह से, तो इस चालक AB के अंदर
आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने का गुण होता है, यानी इस चालक में प्रतिरोध होता है, तो उस प्रतिरोध को हम इस तरह से दिखा लेते हैं। ये विद्युत सेल का विभवांतर भी रहा, या विद्युत सेल के द्वारा हम भी विभव आरोपित किए और धारा आई बहने लगी। इस धारा के मार्ग में ये प्रतिरोध आर उत्पन्न हो गया। अब इसके बाद पुनः इस प्रतिरोध से लड़ते हुए विद्युत धारा आगे की तरफ बढ़ करके पूरी सर्किट को कंप्लीट कर लेती है। अब यहीं इस परिपथ में जो प्रतिरोध लगा हुआ है, उस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर अगर भी हो तो भी इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई इंटू आर लिख देते हैं। ये सेल विभवांतर आरोपित कर रहा है इस परिपथ के सिरों के बीच, भी इक्वल टू आई इंटू आर हो जाता है। अब इसमें अभी एक ही प्रतिरोध लगा हुआ है, अगर एक से ज़्यादा प्रतिरोध जुड़ जाए तो कैसे उसको जोड़ेंगे, दो तरह से। अब ये दो प्रतिरोध हम बनाते हैं, एक इस तरह का प्रतिरोध है, एक चालक है ए भी, जिसका प्रतिरोध हम R1 लिख रहे हैं। अब एक से अधिक चालक है तो अलग अलग प्रतिरोध लिखेंगे, तो ए बी का प्रतिरोध R1 हो गया। दूसरा चालक है सी डी और इसका प्रतिरोध है R2। तीसरा चालक है EF और इसका प्रतिरोध है R3। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हमको जोड़ना है तो दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन में और एक समांतर क्रम संयोजन में। तो कैसे जोड़ेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन हो जाए और कैसे जोड़ेंगे कि समांतर क्रम संयोजन हो जाए। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि जो ये पहला प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे बी को, ये पहला प्रतिरोध है, पहला चालक है, इसका सिरा बी है दूसरा, और ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका सिरा सी पहला है। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को यानी बी को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे यानी सी को एक साथ जोड़ देते हैं। तो बी और सी एक साथ जुड़ गया, तो ऐसे ये यहाँ पर बी था और इसका सी ला करके यहाँ पर जोड़ दिए, ये सी भी हो गया, यहीं पर बी प्लस सी एक साथ जुड़ गया, और ये हमारा दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये R1 और ये R2। अब दूसरे के दूसरे सिरे को, ये पहला हो गया, पहले का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा एक साथ जुड़ गया। अब दूसरे का दूसरा सिरा है, इस दूसरे के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध की पहले सिरे से जोड़ लेते हैं। तो दूसरे का दूसरा सिरा क्या था, डी था, यहाँ पर डी हो गया, और तीसरे का पहला सिरा ई है, इस तरह से जोड़ लेते हैं। अब ये हो गया तीसरा प्रतिरोध और ये हो गया एफ। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले के बी को दूसरे के सी से जोड़ लिए, या कह दें कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जोड़ लिया, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा डी तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जोड़ लिया। तो ये जो प्रतिरोध R1, R2, R3 हो गए वो श्रेणी क्रम में जुड़ गए, और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को जोड़ देते हैं सेल से। ये इस प्रकार के जोड़ को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो हर प्रतिरोध के पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। कैसे, ये पहला प्रतिरोध ए बी R1, दूसरा प्रतिरोध सी डी R2 और तीसरा प्रतिरोध EF R3।
इस तरह से हो गया। अब सबके पहले सिरे को एक साथ ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ लिया। अब इसको क्या करें, एक सेल से ऐसे जोड़ दिए। ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को एक तार से जोड़ दिया, फिर पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया, और दोनों ज्वाइंट को क्या किया हमने, विद्युत सेल से जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन और ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। तो आज हम श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं या पूरा का पूरा प्रतिरोध कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। तो क्या हो गया कि परिपथ में प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हर प्रतिरोध को एक सीरीज में जोड़ लेते हैं, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार से अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा लेकर के उनके बीच विद्युत स्रोत को लगा देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है। तो आज हम श्रेणी क्रम संयोजन को केवल देखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला प्रतिरोध जिसका दूसरा सिरा ये है और पहला सिरा ये है, और इसी के साथ दूसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं। इस दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, फिर तीसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। इसी तरह से और भी प्रतिरोध होंगे तो जोड़ते जाएंगे। अब अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे के बीच क्या लगा देते हैं, विद्युत स्रोत या विद्युत सेल। इस तरह से ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। क्या हो गया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार या इसी क्रम में अन्य प्रतिरोध भी जुड़े हों और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे एवं पहले प्रतिरोध के पहले सिरे के बीच विद्युत स्रोत जुड़ा हो तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इतना लिखेंगे आप। इसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत परिपथ में R1, R2, R3 और भी होता तो लिखते जाते। प्रतिरोध के चालक श्रेणी क्रम में जुड़कर एक बाह्य विद्युत स्रोत जिसका टर्मिनल विभवांतर भी है से जुड़े हैं। टर्मिनल विभवांतर का मतलब होता है कि ये सेल जितना विभवांतर इस परिपथ में आरोपित कर देता है, जैसे भी विभवांतर परिपथ में आरोपित कर देता है, ये पूरे परिपथ का पहला सिरा हो गया और ये पूरे परिपथ का दूसरा सिरा हो गया। तो पूरे परिपथ के बीच यदि सेल भी विभवांतर आरोपित करता है तो भी क्या हो जाता है, टर्मिनल विभवांतर हो जाता है। तो भी टर्मिनल विभवांतर से जुड़े हैं। अब हम ओम के नियम से देखते हैं कि पहले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, दूसरे चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और तीसरे चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं। क्या हो गया, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 हो तथा प्रत्येक चालक में धारा I हो,
तो जैसे यहाँ से धारा चलती है तो धारा आई इसमें भी जाएगी, धारा आई इसमें चल करके इसमें भी आई रहेगी, इसमें भी आई रहेगी, अंत में इसमें भी आई रहेगी। तो प्रत्येक चालक में धारा क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। तो पहले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी इक्वल टू क्या लिखते हैं? आई इंटू आर लिखते हैं ओम के नियम से। तो पहले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर तीसरे का V3 है। तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? V1 इक्वल टू आई धारा है और R1 प्रतिरोध है। तो V1 इक्वल टू आई इंटू R1 और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू R2 तथा V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू R3। ये हो गया। अब हम अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा विभवांतर निकालना चाहें तो ये वाला विभवांतर V1 है, ये वाला विभवांतर V2 है और ये वाला विभवांतर V3 है। तो तीनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का विभवांतर निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि परिपथ में संपूर्ण विभवांतर क्या लिखेंगे? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और ये क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई V1 की जगह क्या लिख देंगे? आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 ये लिख दिया। और V इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ से आई ले लिया कॉमन, क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो गया। अब बताइएगा हमको कि अगर हम इस पूरे प्रतिरोधों को केवल एक प्रतिरोध मान लें, पूरे प्रतिरोधों को केवल एक प्रतिरोध मान लें, ये पूरे बॉक्स में बंद कर दिए और इसको हम मान लिए कि एक ठो कोई प्रतिरोध है, ठीक। और एक ठो प्रतिरोध का मान अगर R है, एक ठो प्रतिरोध का मान R है, तो इस पूरे बॉक्स के अंदर जो धारा चल रही होगी वो I चल रही होगी और विभवांतर भी है। तो I इंटू R अगर कर दें, पूरे तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R है, या पूरे प्रतिरोध की जगह एक प्रतिरोध लगा दें जिसका मान R हो, तो I इंटू R जो करेंगे वो V के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि तीनों प्रतिरोध के स्थान पर एक प्रतिरोध लगा दिया जाए जिसका मान R हो, या इसी को लगते हैं R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, तो अब पूरे तीनों की जगह एक प्रतिरोध R हो गया और उसमें धारा I चल रही, तो I इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये V। तो क्या हो गया? तो V बराबर I इंटू R हो जाएगा। जैसे ये V1 V2 V3 को एक साथ जोड़ दिए और उसको हम V कहे, तो ये जो V होगा इन तीनों के लिए V जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सेल के V के, क्योंकि तीनों को जो विभवांतर मिल रहा है इस सेल से मिल रहा है, तो सेल का विभवांतर भी किसके बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के। या कह लें कि V1 V2 और V3 को जोड़ेंगे तो कुल मान इसका कितना हो जाएगा? जितना कि सेल का भी है, क्योंकि सेल से ही तो ये V मिल रहा, तो तीनों V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V हो गया और यहाँ से हमारा ये V इक्वल टू इतना आ गया। और क्या, अगर इन तीनों प्रतिरोध की जगह एक प्रतिरोध रख दें और उसका मान R हो, तो I इंटू आर इक्वल टू फिर वहीं V हो जाएगा। तो I इंटू आर इक्वल टू क्या हो गया? V हो गया। अब इसको समीकरण 1 कह लें और इसको समीकरण 2 कह लें, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा? V बराबर ये है और V बराबर ये है, यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू I इंटू R, और I से हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीन प्रतिरोध जिनके मान R1 R2 R3 है एक साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए
तो तीनों का कंबाइंड प्रतिरोध जो हो जाएगा, सीधे सीधे उनको जोड़ देंगे, कंबाइंड प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर 3 प्रतिरोध एक साथ जोड़ रहे हैं तो पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध R होगा वो तीनों प्रतिरोध को अलग अलग जोड़ करके हम निकाल सकते हैं। अगर हम 3 की जगह ढेर सारे प्रतिरोध रख दें और सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो सबका जो जोड़ होगा वही कंबाइंड प्रतिरोध हो जाएगा, वही समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि परिपथ में 3 के स्थान पर n प्रतिरोध हो तो श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। ये इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस तरह से आप इसको डिराइव करेंगे कि अगर n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। अब इस पर ढेर सारे सवाल बनते हैं कि 3 प्रतिरोध जिनके मान क्रमशः 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो सीधे जोड़ देंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 3 5 4 9 ओम आंसर आपका बन के आएगा। अब बताइएगा हमको कि यदि n प्रतिरोध है और सबके मान एक समान है, R R R R R करके सबके मान है, तो क्या हो जाएगा, यदि स्मॉल r ओम के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू, ये फार्मूला लगा देंगे, पहले का भी प्रतिरोध स्मॉल r है, दूसरे का भी स्मॉल r है, तीसरे का भी स्मॉल r है, चौथे का भी स्मॉल r है और ऐसे करके nवें का भी स्मॉल r है, n टाइम्स n बार। r क्या करेंगे, n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू n बार जोड़ने का मतलब n का r में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या हो गया, यदि R ओम के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एक प्रतिरोध लेंगे और उसमें n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 5 प्रतिरोध हैं और प्रत्येक के मान 3-3 ओम है, 5 प्रतिरोध हैं और प्रत्येक के मान 3-3 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो एक का मान 3 ओम है और कितने प्रतिरोध हैं, 5 प्रतिरोध है, तो क्या कर देंगे, 5 n की जगह n बराबर क्या हो गया, 5 हो गया और r बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू स्मॉल r, तो n की जगह क्या है 5 और स्मॉल r की जगह क्या है 3, क्या हो जाएगा 15 ओम। ठीक, तो इस तरह से आप सवाल करेंगे। दूसरा सवाल, 10 प्रतिरोध है और प्रत्येक के मान 2 ओम है और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 2, 10 दूना 20, 20 ओम हो गए। तो इस तरह से आप श्रेणी क्रम संयोजन में सवाल आपके आते हैं और आप उसको करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी एग्रीकल्चर फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।